एक पेरेंट है ना ये आर, और इसके कितने मल्टीपल, 1 2 3, तीन इसके चाइल्ड नोट है। फिर ये 1 है, इसके दो चाइल्ड नोट है। ये 1 1 2 3 इसके चाइल्ड नोट एक से ज्यादा हो सकते हैं। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड क्लियर? यस, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें बताओ कितनी एजेस है हर्षिता, इसमें बताओ, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा डाउट। देखो वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया क्लियर? किसका डाउट था ये? एन वर्टेक्स, तो n-1 एजेस हो गया। किसी का डाउट आ रहा था ना ये? डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड क्लियर, देन ठीक है। डायरेक्टेड एक्रिलिक ग्राफ इसको बोलते हैं। क्या पूछ रहे हो? ये डैग एंड अनडैग में क्या मतलब है? वो अनडायरेक्टेड था, वहां पे जरूर नहीं है कोई डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं हम। यहाँ पे एक डायरेक्शन, एक हायरार्की है, अप से डाउन या डाउन से अप। और इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहली वाली नोड को पेरेंट नोड, फिर इसकी ये चाइल्ड नोड, और इनको दूसरा नाम होता है इसको रूट नोड और लीफ नोड। दो नाम है इनके, इसको रूट नोड भी बोल सकते हैं और इनको लीफ नोड भी बोल सकते हैं। और ये जो निकल के आ रही है लाइंस, इनको ब्रांचेस बोलते हैं, ये आगे देखोगे वैसे अभी, लेकिन यहीं पे भी मैं बता रही हूँ, इसको रूट नोड बोलते हैं, पेरेंट नोड बोलते हैं, दो नाम है। और इनको लीफ नोड बोलते हैं और चाइल्ड नोड बोलते हैं। वन वे और टू वे, उसमें टू वे हो सकता है। अनडैग में टू वे हो सकता है, मतलब जरूर नहीं हो नीचे ही जा रहा हो, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन है, SNP GGP जो भी है। समझ में आया? इसके दोनों नाम बताओ। पेरेंट नोड को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है पेरेंट नोड का? रूट नोड। लीफ नोड किसको कहते हैं? और लीफ नोड का दूसरा नाम क्या है? चाइल्ड नोड। ठीक है, डाउट क्लियर है इसका? इन दोनों का डिफरेंस देख लो। अनडायरेक्टेड में देख लो, वन डायरेक्शनल हो सकता है, कोई पूछ रहा था ना अनडैग और डैग में क्या है। बाई डायरेक्शनल हो सकता है या फिर कोई डायरेक्शन नहीं भी हो सकती है। और डायरेक्टेड में आपका कैसा होगा? वन वे होगा हमेशा। ऐसे अगर नीचे को आ रहा है, ये डायरेक्टेड है देखो, ये नीचे ही आएगा हमेशा। और इसमें कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, ये जरूर नहीं है डायरेक्शन ना भी हो। तो इट कैन बी बाई डायरेक्टेड, इट कैन हैव नो डायरेक्शन। इसमें एनी नोड कैन बी रूट। अनडायरेक्टेड में कोई भी नोड, रूट नोड कोई भी नोड हो सकती है, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है कौन कहाँ से कहाँ निकल रहा है। लेकिन इसमें एक रूट नोड डिफाइंड होगी, इसमें देखो X7 रूट नोड है, तो हमें पता है कि यही रूट नोड है, इसके नीचे आएंगी सारी। इसमें कुछ नहीं पता होता। इसमें क्लियरिटी होती है, इसमें क्लियरिटी नहीं होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और एंड ऑल। लोग इसका एग्जाम्पल क्या है अनडायरेक्टेड का? MST, कंप्यूटर नेटवर्क, दिस चल रहा है। बस ये ट्रीज का इंफॉर्मेशन था। अब आपका पहला एल्गोरिथम शुरू हो जाता है ट्रीज के इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज डिसीजन ट्री? यहाँ से थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, वो अभी तक जो पढ़ा वो यहाँ तक लाने के लिए पढ़ाया गया, बट यहाँ पे जो पढ़ोगे अब ये मशीन लर्निंग AI का कॉन्सेप्ट है। ओके, ट्री, ट्री का मतलब समझ में आ गया क्या है? रूट है, नोड है, लीफ है, फल है, फूल है, हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो वो जो बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स है ना, अब उनको ना पढ़ के मैं चाहती हूँ मुझे उस एक्सेल शीट का ऐसा छोटा सा एक ग्राफ मिल जाए, ब्यूटीफुल सा, जिस ग्राफ को देख के मुझे समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है चॉइसेस की, कॉन्सिक्वेंसेस की, प्रोबेबिलिटीज की और अपॉर्चुनिटीज की। ये चारों लाइन याद रखो। का मैं कलर रेड कर दूं अगर तुम कहो तो? पढ़ो इन लाइनों को। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है चॉइस, किस तरह से चलना है, आगे क्या लेना है, चलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगले स्टेप लेने की।
और क्या क्या मौका मिल सकता है। एक तरीका है बड़ी बड़े डेटा सेट को ऐसे सुंदर दिखा के तोड़ देने का। ये मशीन लर्निंग का एक मॉडल है। डिसीजन ट्री पे आ जाओ, यहाँ पे बताओ इसमें ये जो बात मैंने भी बोली ये समझ में आया। इफ अनडायरेक्टेड कैन हैव एनी नोड तो कैन आई कॉल इट अ, क्या बोल रहे हो, ट्री? यस यू कैन कॉल इट अ ट्री। इसको देखो, जैसे इसमें क्या है, हमारे पास एक रूट नोड है कि सैलरी अगर $50,000 है कम से कम, तो वो कम्यूट हो सकता है। कम्यूट मतलब किसी दूसरी सिटी में जाके ट्रेवल हो सकता है। मोर देन 1 आवर कम्यूट जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अगर नहीं है, अगर वो कम्यूट नहीं कर रहा है, ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो ऑफर फ्री कॉफी, कॉफी उसको फिर फ्री मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट को ऐसे दिखाया गया है। इसमें दो केस हैं कि अगर सैलरी $50,000 है तो वो उस नौकरी को एक्सेप्ट करेगा और ट्रेवल भी कर लेगा। और अगर सैलरी $50,000 से कम है तो यहीं पे खत्म हो गई बात, नहीं जाएगा आगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली ये पेरेंट नोड थी, इसकी चाइल्ड नोड बनी दो। और इसमें देखो क्या बता रहा है, कॉन्सिक्वेंसीज, प्रोबेबिलिटी देख लो, विजुअल रिप्रेजेंट चॉइसेस आ गए, यस और नो की चॉइस। ब्रांच ने क्या बताई, चॉइस। चॉइस लेने के बाद पूरा उसको एक्सप्लेन किया। ओके अब मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। क्या मैं ट्रेवल कर मोर देन 1 आवर का ट्रेवल कर सकता हूँ? करता हूँ अगर मुझे फ्री कॉफी ऑफर होती है। अगर नहीं होती है तो मैं वहीं पे डिक्लाइन कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा। और अगर मिलती है यस तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। समझ में आया? ये ट्री इस तरीके से हमें डेटा को इजीली वे में एक फ्लो के तरीके से समझ सकते हैं। एक पूरा एक्सेल शीट से वो रीड ना करके, यहाँ पे एक तरीका होता है डिसीजन ट्री। हिंदी में इसको फैसले का पेड़ बोलते हैं। की जरूरत क्या है, ह्यूमन की तरह सोच सके और वो बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स का काम बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आ जाए। ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हमेशा जो चीजें दिखती अच्छी हैं उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको लॉजिक लगाना आसान लगता है। जो चीज आसान दिखती है, समझ रहे हो बात? जो चीजें थोड़ी सिंपल दिख रही होंगी ना, हमें दिखने में अच्छी लग रही होंगी, तो इसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, उससे लॉजिक निकालना बहुत आसान है, क्लियरिटी आ जाती है। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। टैग होगा ना, डायरेक्टेड है ये। माइंड मैप, करेक्ट। अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि दो चॉइस है। एक डिसीजन ट्री के पास हमेशा स्टार्टिंग में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस है कि वो स्कूल जाए अपनी एमबीए की डिग्री लेने, या फिर काम पे जाए काम करने के लिए। तो ये एक एक सिंपल पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और हैं जो हमने ऐड नहीं करी। अब अगली स्लाइड में देखो और क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका। पहले तो तुम ये देखो, ये जो बॉक्स है इसको कब यूज करते हैं और लाइंस को कब यूज करते हैं। इसमें कुछ रोटेशंस होती हैं। बॉक्स जो यूज होता है वो चॉइस को बता, चॉइस के लिए यूज होता है। सर्कल जो यूज होता है वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है। और लाइंस जो यूज होती हैं वो कनेक्शंस के लिए यूज होती हैं, आउटकम के जो कनेक्शंस बन के आ रहे होते हैं। इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, चॉइस बतानी है उसको, तो हमने क्या यूज किया है, बॉक्स। अगर इसकी जगह प्रोबेबिलिटी होगी कि कितना परसेंट चांस है, 90% चांस है मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इस बॉक्स की जगह क्या आ जाता, सर्कल। ये क्वेश्चन है आज के होमवर्क में, तो इसको देख लो। और लाइंस क्या बनाती है, इनके बीच में कनेक्शंस। डिसीजन ट्री को बनाने के लिए हमें जो तीन चीज लगती है, बॉक्स, सर्कल, लाइंस, ये चॉइस बताती है, ये प्रोबेबिलिटी बताती है, और ये उसके कनेक्शंस को आपस में जोड़ती है। अब देखो जैसे इसके पास दो चॉइस थी कि मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री कलेक्ट करने के लिए आज एमबीए की स्कूल जाना चाहिए या मुझे काम पे जाना चाहिए। आज नहीं मतलब, शुड आई प्रोसीड, मुझे एमबीए पढ़ना चाहिए या रियल टाइम में जाके मुझे काम करना चाहिए। क्या ये एक रियल मॉडल है? क्या सिर्फ इतने से बात बन जाएगी? नहीं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये मिस कर रहा है। देखो कितना सारा काम है जो ये मिस कर रहा है, कि 2 साल का ट्यूशन फी इतना रहेगा, इतना रूम का पड़ेगा, इतनी अपॉर्चुनिटी होंगी, अच्छा करने के बाद इतनी सैलरी आ जाएगी, अच्छा टोटल फीस इतनी पड़ेगी।
कितने साल का बिजनेस जाएगा, कितनी कितनी सारी चीजें एक्स्ट्रा है, इनको भी तो ऐड किया जा सकता है हिस्ट्री में। और अगर मैं पहले ही साल से काम पे चला जाता हूँ तो इतना कमा लूंगा। तो ये सब ऐसे ना लिख के, इन सब का जो ये ग्राफ फ्लो बन के आए, उससे हम समझना चाहते हैं, इस ऐसे तरीके से फ्लो से। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डिसीजन ट्री की। क्योंकि जरूर नहीं है हमारे पास हर बार कैटेगोरिकल डेटा होगा, देखो यहाँ नंबर भी है ना, तो हमें और भी क्या चीजें इसमें ऐड करनी पड़ती है, बॉक्सेस, सर्कल, ये सब। कोई डाउट है यहाँ तक? बॉक्स, सर्कल और लाइंस। नो, चले आगे। अब आज हम एक ट्री बनाएंगे, तो प्लीज एक कॉपी पेन लेके बैठना। बताओ सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, इसको रूट नोड बोलते हैं, डिसीजन नोड भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले डिसीजन लेना कैसे है वो भी यही बताएगा। जो एक्सेल शीट होगी उसमें से कौन सी वाली नोड को सबसे ऊपर रखना है, ये भी तो बताना है हमें। तो इसको डिसीजन नोड भी बोलते हैं, रूट नोड भी बोलते हैं, पेरेंट नोड भी बोलते हैं। हर वो नोड जिसके आगे और नोड्स आ रही हो निकल के, सबसे पहली स्टार्टिंग जो पूरे डेटा सेट में से कौन सी सबसे ऊपर होगी उसको डिसीजन नोड बोलेंगे। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी बात में वजन, जैसे घर में सबसे ज्यादा वैल्यू सबसे बड़े मेंबर की होती है, उसी तरीके से जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा ऊपर होगा। तो किस वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल, वो अभी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर इसके नीचे जो डाउन में आती है इनको बोलते हैं लीफ नोड्स। अगर तुम सिर्फ यहाँ तक देखोगे, यहाँ तक, तो ये डिसीजन नोड और ये लीफ नोड। लेकिन अगर तुम इसको हटा देते हो तो लीफ नोड वो होती है जिसके आगे अब और नहीं जाएंगे। देखो इसके आगे और नहीं गए ना, तो इसका नाम लीफ नोड रख दिया। इसके अगर आगे जा रहे हैं और जाना पॉसिबल है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फिर हम इसको बोलते हैं डिसीजन नोड। बात समझ में आ रही है? नोड, डिसीजन नोड, पेरेंट नोड, यस ठीक है। तब तक बात समझ में आ रही है ना? जब आगे नहीं जाएंगे, जब जहां पे आगे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगी उसको बोलते हैं डिसीजन, सॉरी लीफ नोड। जहां पे पॉसिबिलिटी है, जहां पे और आगे जाया जा सकता है, उसको बोलते हैं डिसीजन नोड। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती है, वो आपको बता दी जा रही है, रूट नोड, लीफ नोड। फिर स्प्लिटिंग क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है कि इसको कैसे तोड़ते हुए चलना है। ये जो तोड़ना चल रहा है ना हमारा, यहाँ पे डिसीजन, एक डिसीजन यहाँ पे, फिर इन दोनों को आगे कैसे फर्दर तोड़ा गया, फिर इस डिसीजन नोड को आगे कैसे, किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया, इस तरीके को बोलते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है, ब्रांच और सब ट्री क्या होती है? देखो ये सब ट्री है, एक छोटा सा ट्री बन गया ना एक बड़े पेड़ का, छोटा ID3। ठीक है, इस एल्गोरिथम का नाम है ID3। ये कैसे काम करता है? देखो हमारे पास डेटा होगा, पहले इसको देखो, ये स्टेप्स बाद में देखना, पहले इसको देखो। डेटा होगा, हमेशा अभी तक क्या करते आए हैं हम मॉडल बनाने के लिए, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा का स्प्लिट देते आए हैं, यही करते हैं ना हम लोग अभी तक। डेटा को तोड़ देंगे ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट वाला, इसको बोलते हैं ASM, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। इसके बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट जो उस पूरे डेटा सेट में कॉलम है ना, सबसे पहले उसको समझेंगे, उसको मानेंगे, सबसे पहली वैल्यू उसको देंगे, सबसे पहला नोड उसको बताएंगे। फिर उसके नीचे जाएंगे, इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, इंफॉर्मेशन बताऊंगी सारी टर्म्स। जब कैलकुलेट करोगी तो आप कैलकुलेटर वेग लेके बैठ जाना, अगली स्लाइड से क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अगली से अभी है 2-4 स्लाइड। फिर उसको तोड़ेंगे, फिर देखेंगे उससे कम वैल्यू किसकी है की है, फिर वो उसके नीचे आएगा। ठीक है, और फिर ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे इसी तरीके से। एक एक बनाएंगे हम अभी, और एक बनाने के बाद बाकी सारे उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। आपको एक समझ में आ गया तो सारा आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले रूट नोड को सेलेक्ट करना। क्या तरीका होता है, रूट नोड को सिलेक्ट करना, रूट नोड कौन सी बनेगी। फिर एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है रूट नोड लेने के बाद। अब घर में सेकंड इंपॉर्टेंट कौन है, दादा के बाद पापा, पापा के बाद मम्मी, दादी, पापा, दादी, दादा, मम्मी, पापा। ये एक सही तरीका होता है ना, कि पापा नहीं माने तो मम्मी के पास गए, मम्मी नहीं मानी तो दादी के पास गए। उसी तरीके से इसमें भी काम है कि किसका कितना वैल्यू है, उसको वैसे सेट करते जाएंगे उस जगह पे। ठीक है, और फिर
उन सबसे इंफॉर्मेशन निकाल के सबके पॉइंट निकालते हैं ना, मम्मी ने बोला है फर्स्ट आऊंगा तो ये मिल जाएगा, पापा ने बोला है फर्स्ट आएगा तो बाइक मिल जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसीड करना, वहां से तो बाइक मिल रही है, आप बताओ आप क्या दोगे दादाजी। तो इसी तरीके से ये जो इनसे बातें निकाल के आते हैं ना, जब इसकी टर्म्स में आते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। कि हर एक नोट से जब कुछ कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके ले आओगे तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, बेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद, बेस्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के बाद उसको सेट करते जाना इंफॉर्मेशन गेन के हिसाब से। और फिर फाइनल में हमारा जो आउटपुट बन के आ जाता है वो हमारा ट्री होता है। बनाओगे तो भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एंड जहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता, आगे नहीं जाया जा सकता, वो लीफ नोड होती है। ठीक है, पूरा मॉडल बनने के बाद उसको फिर टेस्ट करते हैं नए डेटा पर। ये नेक्स्ट क्लास में इसका वो करेंगे, हैंड्स ऑन। अभी इसका मैथमेटिक्स करके देखना है। हिंदी में देख लो जिसको देखना है किसी को एक बार। हमें बनाना है एक, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यही है। हमें एक डेटा सेट है, एक फाइल है, उस फाइल को देख के छोटा सा है अभी, ये बताना है कि दिन आज कैसा है, सनी दिन है, ओवरकास्टिंग है या रेन है। फिर उसके हिसाब से हमें एक पेड़, हमें फाइनल डिसीजन लेना है कि हमें टेनिस खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। लेकिन सिर्फ बात इतने में खत्म नहीं होती कि सनी ओवरकास्ट रेन, और भी पैरामीटर्स आ रहे हैं। ह्यूमिडिटी कैसी है आज, हाई है तो मैं नहीं खेलने जाऊंगा क्योंकि चिप चिप होगी। नॉर्मल है ठीक है तो ठीक है मैं खेलने जा सकती हूँ, चिप चिप नहीं होगी। विंड, हवा बहुत तेज तो नहीं चल रही, बहुत तेज चलेगी तो मेरा क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कोई भी गेम है वो नहीं अफेक्ट होगा तो मैं नहीं खेलूंगी। ठीक है, वीक वीक चल रही है तो मैं खेल लूंगी। ठीक है, तो देखो क्या क्लासिफिकेशन करना है। एंड में हमें क्या मिल रहा है, क्लासिफिकेशन ही तो मिल रहा है इस डेटा में, यस और नो का। तो डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉसिबल कैटेगरीज, डिस्क्रीट कैसा, कैटेगोरिकल, यहाँ पे सारी वैल्यू कैसी है, कैटेगोरिकल। और ये जो पूरा का पूरा लर्न्ड फंक्शन आएगा, किसने क्या सीखा, जाना है या नहीं जाना, इसको हमने किससे दिखाया, एक ट्री से दिखाया। और ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या है, ये बता रही है वैल्यूज क्या है इस पर्टिकुलर दिन का। अच्छा विंड स्ट्रॉन्ग है, ओके, कनेक्शन बना के देखिए ना, स्ट्रॉन्ग है तो नहीं जाना है। तो वैल्यूज बता रही है, यहाँ से अलग कोई डाउट। बस साइंटिफिक चाहिए ऐसा, दिखा देती हूँ। ऐसा वाला कैलकुलेटर होता है, ये दिख रहा ही नहीं होगा, दिख रहा है, नहीं है तो फोन में भी होगा आपके, फोन में लॉग की वैल्यू निकल जाती है। नहीं है तो हमें तो मैथ्स देख लेना फिर यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं। आपको तो वैसे करना ही नहीं है मैथ्स, तो सारा काम मशीन को करना है, तो सिर्फ आपको पीछे का काम कैसे चल रहा है वो बताने के लिए दिखाया, मैथ्स सॉल्व करवाने का पर्पस था आज। ऐसा पेड़ बन के बनाना है हमें, ये जो फाइनल है ना इस डेटा को देखते हुए। अब देखो इसमें क्या होता है, सेट्स आएंगे हमारे पास जब हम भी पेड़ बनाने चलेंगे ना। तो जो चॉइसेस थी हमारी कि क्या सीखा कैसे सीखा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे, डिसजंक्शंस ओर्स और कंजक्शंस ऑफ एंड, मतलब या तो ये या तो वो, ऐसी चॉइसेस आएंगी, या फिर दोनों। और कंजक्शंस मतलब दोनों। एंड कब होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है कि तुम्हें आज, तुम्हें शाम को खाना खाने को जब भी मिलेगा जब तुम दिन में पूरा काम कर लोगे, ये एंड का केस हुआ। या तो काम कर लो या फिर देख लेना शाम को क्या होगा, ये और है। तो जब ये ट्री बन रहा होगा ना तो इसमें ऐसे वाले बहुत पॉइंट्स आएंगे, चॉइसेस है ना, देखो दिख रहा है ना, यस नो, अच्छा ऐसे तो ऐसे, हमेशा कंडीशंस मिलती हुई आएंगी इस ट्री में हमारे पास। और हर एक पाथ, हर एक रूट के पास एक लीफ नोड जरूर होगी, हर एक रूट के पास एक लीफ नोड जरूर होगी। लीफ नोड के बाद कोई नीचे नहीं जाएगा, मतलब लीफ नोड पे एंड हो जाता। ओके, क्वेश्चन से ना पूरा क्लियर हो जाएगा अभी। एक और एग्जांपल देखो, अगर सैलरी 50,000 से 80,000 डॉलर के बीच है और ऑफिस घर के पास है, ये वाली जो बात थी ना कि कैसे होगी, और हाँ, और और एंड दोनों चीजें जब, या और उसको जब सेटिस्फाई करना है यहाँ पे देखो। अच्छा, अगर सैलरी 50,000 से 80,000 के बीच में है तो यस, यस के बाद भी देखो दो चॉइस है, टैब की है
तो ठीक है, नहीं है और फिर यस के बाद भी दो है, कैब है तो मैं जाऊंगा, एक्सेप्ट लूंगा ऑफर, कैब नहीं है तो मैं ऑफर को डिक्लाइन कर दूंगा। अच्छा, ओके, समझ में आ रही है। और दोनों कंडीशन का कोई जरूरत नहीं है, नहीं लाए तो। वैसे तो कैलकुलेटर बैग में ही लेके घूमते हैं। और को एक बार और देख लो, कंफ्यूजन सा हो गया होगा। देखो, हर एक पॉइंट पे इसके पास दो चॉइस है हमेशा, या तो ये या तो ये। तो ये और हो गया, या तो मैं ये करूंगा या तो मैं वो करूंगा। अब जब ये करेगा तो इसके पास फिर से दो कंडीशन आ रही है। जब भी ये अगली लाइन में जा रहा है ना, तो इसके पास और की कंडीशन हमेशा है, या जब इसने ये वाला खत्म कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे तो कुछ केस ही नहीं बचा आगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर ये वाला चुनता है तो इसके पास आगे दो सिचुएशन और हैं, एक ये और एक ये। और मान लो इसमें तो नहीं है, लेकिन पीछे वाले केस में तुम देखो तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, और सनी दिन है, रेनी दिन है, और ओवरकास्ट, तीन तरह के दिन है। अब इन तीनों के दिनों में आगे भी कंडीशंस हैं। और कभी कभी ऐसा होगा कि इसको दोनों कंडीशन चाहिए, इसका यस चाहिए और इसका नॉर्मल चाहिए, तो वो होगी आपकी एंड की कंडीशन। कि अगर यहाँ पे भी ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर इसको यस भी चाहिए होता और नॉर्मल दोनों चाहिए होता, तो उसको है एंड और का कॉन्सेप्ट। इनसाइड इफ एल्स कंडीशन समहाउ, यस, यस करेक्ट, समटाइम ऐसा ही है कुछ। और किसी को डाउट आ रहा है यहाँ पे? ओके, देखो, ये जो आप सीखोगे ना आज ट्री बनाना, ये है ID3, इटरेटिव डिकोमाइजर थ्री। इसका फुल फॉर्म है इटरेटिव डिकोमाइजर थ्री। इटरेटिव मतलब किसी चीज का लूप सा चलता रहना, इटरेट होती रहनी वो चीज जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता। जैसे 4 लगा देगा ना, 4i = 10, तो वो 10 टाइम्स चलेगा। तो ये इटरेट करता रहेगा जब तक हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिलता। इसका यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए। ये ट्री बनाने के तरीके हैं: ID3, C4.5, कार्ड, CHAID, रैंडम फॉरेस्ट। ये इन पेड़ों को बनाने के तरीके हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 5 तरीके हैं: ID3, C4.5, कार्ड, CHAID और रैंडम फॉरेस्ट। हम ये वाला सीखेंगे। जब ये वाला सीख लेंगे तो ये सारों का सिर्फ नाम चेंज करना होता है कोड में जाके, और काम इनका बेसिकली मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, इस वाले से हमारा ये बन जाता है रैंडम फॉरेस्ट, पहले वाले से। क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। C4.5 भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। कार्ड दोनों के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए। ये भी सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए, और रैंडम फॉरेस्ट भी दोनों के लिए यूज होता है, यानी कि कैटेगोरिकल के लिए भी यूज होगा और कॉन्टिन्यूअस के लिए भी यूज होगा। ये कुछ इसकी टर्म्स है कि किस पे काम करता है। अभी जब तुम करोगे तो ये दोनों टर्म समझ में आ जाएंगी। ये एंट्रोपी पे काम करता है, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन पे। ये एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन रेशियो पे काम करता है। कार्ट, गिनी इंडेक्स, MSC, MSC क्या होता था, मीन स्क्वायर्ड एरर, इस पे काम करता है। ये काई स्क्वायर टेस्ट पे काम करता है। ठीक है, ये सब तरह का न्यूमेरिकल डेटा हैंडल नहीं कर सकता। अगर ID3 को करवाना है तो बेस्ट है इसके लिए कि ये क्लासिफिकेशन करे कैटेगोरिकल डेटा पे, बहुत तेजी से काम करता है। ये कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा पड़ता है इसका रिक्वायरमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना C4.5 को। ये नॉइसी डाटा के लिए सही नहीं है, ये जो आपका कार्ट है। लेकिन बाइनरी मॉडल के लिए बहुत अच्छा बनता है कार्ट। ये आपका CHAID जो है, दिस इज नॉट गुड फॉर, बहुत ज्यादा अगर एट्रीब्यूट है, बहुत ज्यादा वैल्यू है एट्रीब्यूट्स की, तो ये वहां पे काम नहीं करेगा। रैंडम फॉरेस्ट सबसे अच्छा है इनमें, लेकिन ये बहुत, इसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये जस्ट थ्योरी है, इसका कंपैरिजन है। अब दिख रहा है? आप इसमें से ये वाला बनाओगे, ये वाला।
और यही सबसे ज्यादा यूज भी होता है। और जब रिग्रेशन करते हैं तो ये वाला बना देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? डिसीजन ट्री के टाइप्स, कि डिसीजन ट्री कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम पे काम करते हैं? थोड़ा थोड़ा लिखते चला करो हाथ से। इटीरे हाँ, इसको पढ़ेंगे। इटरेटिव डेकोमाइजर ID3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। रिग्रेशन में ये यूज होता है आपका। कार्ट भी यूज हो जाता है और रैंडम फॉरेस्ट, ये दोनों यूज होता है रिग्रेशन। हिंदी में इसको देख लो, सेम ही कहते हैं। ID3 इटरेटिव डेकोमाइजर 3 इज अ टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब क्या है? टॉप डाउन का मतलब बताओ क्या है? यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? ऊपर ट्री बनाएंगे, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, जो ये अभी तक थे ये सब टॉप डाउन, उल्टे नहीं चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। हायरार्किकल मॉडल है। हायरार्किकल, अगेन हायरार्किकल मतलब एक सेट है, एक रूल है। एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, आगे वाली ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन है, हायरार्की है। जैसे स्कूल में कॉलेज में होती है प्रिंसिपल टीचर लैब टैक्स, ऐसे ना आपकी क्लासेस में होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक हायरार्की है। अगर फोर्थ नहीं पढ़ोगे तो फिफ्थ में नहीं आ सकते हो, वो अलग बात है, आप टॉपर हो तो आपने वो कर दिया, लेकिन एक हायरार्की है कि आपको BSc करने के लिए पहले 12th करना पड़ेगा। एक हायरार्की में फॉलो होता है। हाइपोथेसिस बना के चलते हैं। हाइपोथेसिस बनाना क्या होता है? किसी चीज के बारे में पहले सोच के चलना कि हमें क्या चाहिए आउटपुट। अच्छा आज दिन सनी है, सनी है तो मैं बैडमिंटन खेलने जाऊं क्या नहीं जाऊं? अच्छा बारिश तो नहीं हो रही होगी। तो ये सारी हाइपोथेसिस के बिहाफ पे ये काम करता है। हायरार्की राजा का बेटा राजा। टॉप टू डाउन है इसका अप्रोच। एक screen छोटा कर देती हूँ। टॉप टू डाउन अप्रोच है, मतलब पूरे डेटा सेट पे सबसे पहले रूट नोड को सेलेक्ट करेगा, फिर पेरेंट नोड्स को सेलेक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ता चलेगा। 3D सर्च है। हर सर्च हर पॉइंट पे जाके सबसे बेस्ट वैल्यू ढूंढेगा। जैसे कि तुम भी जो काम पापा से बनता है वो पापा से बनाओगे, जो मम्मी से बनता है वो मम्मी से बनाओगे। ग्रीडी सर्च हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, कि जहां ज्यादा लग रहा है यार, यहाँ ज्यादा हो सकता है तो यहाँ पे करते हैं। मतलब इसने रूट नोड बनाया मान लो कुछ, उसके बाद इसके पास फिर से दो चॉइस आई कि अच्छा मेरे पास 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए से मैं क्या लूँ, लैपटॉप लूँ या मोबाइल लूँ? लैपटॉप लूंगा तो शायद मेरी पढ़ाई के भी काम आ जाएगा, मोबाइल लूंगा तो शायद गेम खेल सकता हूँ, फोटो खींच सकता हूँ। तो ज्यादा आउटपुट क्या है? लैपटॉप वाले में लगा मुझे, किसी को शायद मोबाइल वाले में लग रहा होगा। तो जो ग्रीडी, जो इसको सबसे बेटर लग रहा होगा उस हिसाब से लेगा। जिसका इंफॉर्मेशन गेन, जिसमें वैल्यू ज्यादा लग रही होगी, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। उसका फॉर्मूला होता है पूरा मैथ्स का। तो ये है, अभी देखना तो पता चलेगा मैथमेटिकल टर्म में। अभी थोड़ा सा सिनेरियो में रियल टाइम में इसलिए बताती हूँ ताकि रिलेशन आए। बैक ट्रैकिंग नहीं होती, मतलब पीछे की तरफ नहीं चल सकते। अगर यहाँ से कनेक्शन बनाने चलो, कनेक्शन हाई वैल्यू से लो वैल्यू तक बन सकता है, लो वैल्यू से हाई वैल्यू का कनेक्शन बनाने चलोगे तो वो इसमें नहीं है, डिसीजन फाइनल हो जाता है। ओके, ये फॉर्मूला लिखो, इसी से कैलकुलेट करना है तुम्हें, इससे नहीं करना, अगले वाले से करना है। इसको बोलते हैं एंट्रोपी। क्या होती है? इम्प्योरिटी। इसका अप्रोच तो ये है ID3 का। ID3 दो मेथड पे काम, दो वैल्यूज पे काम करता है, दो मैथमेटिकल टर्म्स पे। पहली है एंट्रोपी और दूसरी है इंफॉर्मेशन गेन। जो आप डिसीजन ट्री बनाने जा रहे हो वो हम ID3 से बनाएंगे, इटरेटिव डेकोमाइजर ट्री से। उसका अप्रोच कैसा है? टॉप टू डाउन ग्रीडी है, हर पॉइंट पे आके ज्यादा ढूंढेगा कि ज्यादा वैल्यू कितनी है, और बैक ट्रैकिंग नहीं है। अब ये जो इसका पूरा काम करने का तरीका है ना, ये कैसे फॉलो होता है? इसके दो मेथड हैं, दो टॉपिक, दो चीजें हैं जो इसमें लगती हैं, एक एंट्रोपी और एक इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी क्या है?
पहले इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? तो आगे चलेंगे। ID3 एक डिसीजन ट्री बनाने का तरीका है। हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अनुमान लगाना, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चलते हैं, क्योंकि अब एंट्रोपी और इसका फॉर्मूला वगैरह है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने वाला है। एक बार मुझे बता दो जरा, चैट बॉक्स में क्लियर सा कर दो। एंट्रोपी तो चलेंगे ना? क्या केएनएन का हैंड्स ऑन बेटा नेक्स्ट क्लास में है? नेक्स्ट क्लास में हम तीनों का हैंड्स ऑन करेंगे एक्चुअली। क्या रिपीट करना है? पीएस कौन है? पूछो क्या रिपीट करना है प्रभात। एग्जैक्टली पूछो, चाहते क्या हो? रिपीटेशन किस चीज की चाहते हो? ग्रीडी सर्च मतलब हर पॉइंट पे आके जिसका वैल्यू ज्यादा होगी उस वैल्यू को सेलेक्ट करना। मैं बताया था ना मैंने कि अगर मोबाइल और लैपटॉप कंपेयर करना है तो मैं देखूंगी मोबाइल के फायदे ज्यादा है या लैपटॉप के फायदे ज्यादा है। जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट करना हर पॉइंट पे। फिर यहाँ पे आके फायदे हैं तो कैसे फायदे? रैम अच्छा है उसका। रैम अच्छा होने से क्या हो सकता है? ID3 से पेड़ बनाएंगे, अभी यूज हो जाएगा, सबको क्लियर आ जाएगा। ID3 की वर्किंग पे चले, फिर जो वर्किंग वर्किंग कैसे पूछ रहे हो कैसे करता है। तो ID3 को वर्क करने के लिए दो चीजें लगती है, एक एंट्रोपी और एक इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी क्या है? एक डेटा सेट दिया, उस डेटा सेट में कितनी कमियां थी, इम्प्योरिटी कितनी थी उसमें, मिलावट कितनी थी उसमें, उस डेटा सेट की मिलावट को जो नाम है वो बोलते हैं एंट्रोपी, साइंटिफिक वर्ड। और इंफॉर्मेशन क्या है? जो सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करना, उसको सेलेक्ट करने के तरीके को बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। तो ये दो चीजों पे काम करता है, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। एंट्रोपी क्या होती है? हाउ डू यू डिफाइन, हाउ डू यू डिटरमाइन विच बेस्ट क्लासिफाइज डेटा। ये देख, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको दिखेगा। अगर एंट्रोपी ज्यादा है, डेटा में मिलावट ज्यादा है, साफ सीधी सी बात बताना, ये तो सबको फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी समझ में आएगा। किसी चीज में मिलावट ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, और किसी चीज में मिलावट कम है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा हो जाएगी। और मिलावट कब होगी? जब चीजों को सेग्रीगेट करने में, अलग करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा डेटा सेट था, इसके वेरिएबल्स थे अलग अलग। मान लो रेड और ग्रीन और ऑरेंज, ये दो कलर के वेरिएबल्स थे। इन दोनों में कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ कंटेंट था जो हमें पता चल सकता था कि इतनी वैल्यू पे यहाँ ये है, इतनी वैल्यू पे वो है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में मिल गए, मिलावट आ गई इस डेटा सेट में, तो हमें चीजें कम पता चलेंगी। तो अगर एंट्रोपी ज्यादा है, मिलावट ज्यादा है, तो इंफॉर्मेशन कम मिलेगी। और अगर एंट्रोपी कम है, इनकी मिलावट, इनमें मिलावट नहीं है, तो हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा। देखो पता चल रहा है ना कि ग्रीन वाला कहाँ था, ऑरेंज वाला कहाँ। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो उस डेटा सेट में हमें चाहिए, उसमें कितना मिलावट का रेशियो है, कितनी आपस में वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, वो एंट्रोपी है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है डेटा सेट का, कि वो कैसे बिखरा हुआ है किस तरीके से, उसको एंट्रोपी बोलते हैं। और उस एंट्रोपी की डिफरेंस को जब इसको से हम माइनस कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को, हर वैल्यूज को, तो जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है, -P। नेगेटिव में P कौन सी वैल्यूज होंगी? जो पॉजिटिव वाली होंगी। यानी कि मान लो कैंसर है या नहीं है, तो जिनको कैंसर है वो पॉजिटिव, जिनको नहीं है वो नेगेटिव। तो कितने लोगों को कैंसर है? -P, प्लस उसी -P, माइनस साइन लेना है यहाँ पे, और पॉजिटिव P प्लस log 2 पे उसका बेस लेना है। अभी जब क्वेश्चन करोगे और क्लियर हो जाएगा। और फिर नेगेटिव, इन सबको प्लस कर देना है, तो हमारे पास एंट्रोपी निकल के आएगी। एंट्रोपी क्लियर है? यस, हाई एंट्रोपी लो क्वालिटी, लो एंट्रोपी हाई क्वालिटी। एंट्रोप क्वालिटी और इंफॉर्मेशन गेन, यहाँ तक क्लियर है? एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन, इनके फॉर्मूले लिख लेना, मैं बताऊंगी कौन से, वो आपको जरूरत पड़ेगी।
एग्जाम्पल देखो, इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए जो हमारे पास टोटल एंट्रोपी आएगी ना, उसमें से हर जब समझने में जब बेटर आएगा जब क्वेश्चन से करेंगे, इसलिए क्वेश्चन से ही समझेंगे हम इसको। इंफॉर्मेशन गेन हमारी मॉडल की मेट्रिक है, जो कि डेटा की मेट्रिक है, जो कि ये बता रही है कि डेटा सेट में एक एट्रीब्यूट कितना ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन उतना अच्छा। अच्छा एक बार बताओ, इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा, अच्छा ठीक है, गुड। और एंट्रोपी कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? एंट्रोपी शुड बी लो एंड इंफॉर्मेशन गेन शुड बी हाई। ठीक है, ये एंट्रोपी है पूरे डेटा की, एचएस। ये है फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला मांग रहा था इसका भी, ये रहा, देख लो इसको, ये है फॉर्मूला। एस पूरा सैंपल, पी कितनी पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव कितनी नेगेटिव वैल्यूज। और गेन कैसे निकालते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है गेन निकालने का, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है। क्वेश्चन को करोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन गेन हर एट्रीब्यूट के लिए निकालेंगे। अगर डेटा सेट में 5 वैल्यूज है ना, कि मोबाइल खरीदना है, क्वेश्चन है मोबाइल खरीदना है या नहीं, तो मोबाइल यस और नो, और बीच में जो कि रैम कैसी है उसकी, स्क्रीन कितनी है, डिस्प्ले कितना है, बैटरी टाइम कितना है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए फाइनल यस और नो लेंगे। तो इन सबको अलग अलग भी कैलकुलेट करेंगे, इन सबकी एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन, उसको बोलते हैं गेन। देखो जैसे यहाँ पे थी नोड 1 ये है, नोड 2 ये है, नोड 3 ये है। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो वैल्यू समझ में आ रही है, डेटा समझ में आ रहा है, वो आप देखो तो यहाँ पे आ रहा है। एंट्रोपी सबसे कम किस में आ रही है? इसमें आ रही है। इसकी सबसे ज्यादा एंट्रोपी है, इसकी कम है, और इसकी एंट्रोपी निकाल, एंट्रोपी के वाइज लगाए गए हैं। तो देखो जिसकी सबसे कम एंट्रोपी है उसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा ना, इसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा। डेटा कितना फैला हुआ है, उस हिसाब से हम इसको सेट करते हुए चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्वेश्चन आने वाला है बिकॉज, यस, जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे कम होगा वो नीचे आ जाएगा। और इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है तो एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी ज्यादा है तो इंफॉर्मेशन गेन कम होगा, उल्टा है आपस में। एक और एग्जांपल देखो, गेन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम। एक कंपनी थी, उसमें 3 एम्प्लॉय थे पहले, 3 बॉस थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। जो वो तीनों आपस में बराबर थे ना, तो उन तीनों के हिस्से में 1-1-1, 1:1:1 का रेशियो था, उन तीनों की वैल्यू बराबर थी। अगर एक कंपनी में 3 बॉस होते हैं जो पार्टनर्स होते हैं, तो उन तीनों की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन सडनली क्या हुआ, पार्टनर सी रिटायर्ड हो गया। पार्टनर सी क्या हो गया? रिटायर्ड। तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 1/2, और इसकी भी कितनी रह गई? 1/2। अब आधा आधा हो गया ना। पहले का रेशियो 1:1:1 था तीनों का, अब दोनों का आधा आधा रह गया। और वो जो आधा आधा रह गया, वो पहले इनका कितना था, पुराने वाले, नए वाले में से पुराने वाले को माइनस करना है। पहले 1/3 था, तो अब जो इनकी वैल्यू रह गई ना कंपनी में, वो 1/6 रह गई, क्योंकि पहले इनकी वैल्यू जो 1:1:1 थी वो 3 हिस्सों में बटी थी, 1/3, 1/3, 1/3, जब जाके वो 1 बन रहा था। जब ये चला गया ना, तो उस समय पे इन दोनों की जो वैल्यू थी दो लोगों के हिसाब से, वो 1/2 थी, लेकिन इनकी पहली वैल्यू क्या थी? 1/3। तो नए में से पुराना माइनस करते हैं, ये जो निकल के आता है इसको बोलते हैं गेन रेशियो। ये जो निकल के आता है इसको क्या बोलते हैं? गेन रेशियो। तो एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन और गेन रेशियो, ये 3 चीज है। ID3 के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एंट्रोपी की और इंफॉर्मेशन गेन की। यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन शुरू करके फिर ब्रेक दूंगी, क्योंकि तुम मीन वाइल कर लोगे चीजें। यहाँ तक क्लियर है? गेन रेशियो क्लियर नहीं है? नो डाउट, तो ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ये फॉर्मूले दोनों लिख लो। एंट्रोपी ये वाला तो लिख ही लो, मैं डाल भी देती हूँ एक बार।
इसकी जरूरत है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन गेन होता है एंट्रोपी में से हर एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन एंट्रोपी माइनस करना। अभी देख के ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी आई, मान लो किसी नोड पे 1 और उस नोड पे जो दो पैरामीटर और कनेक्ट है, एंट्रोपी निकालनी थी मोबाइल की, रैम की। और रैम अगर 4 GB से ज्यादा है तो मैं खरीदूंगा, और रैम अगर 4 GB से कम है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो यस और नो के जो फिर से एंट्रोपी आएगी, मोबाइल की 4 GB रैम की एंट्रोपी, फिर मोबाइल की यस और नो की एंट्रोपी, ज्यादा कम वाली, वो वाली को जो माइनस करेंगे 4 GB में से यस और नो की, वो इंफॉर्मेशन गेन। टोटल को ऐड करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। अब इसके स्टेप्स देख लो, फिर इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। सबसे पहले सबके लिए एंट्रोपी, फिर इंफॉर्मेशन गेन, फिर डेटा को स्प्लिट करेंगे। और फिर ये तीनों स्टेप हर कॉलम के लिए रिपीट करेंगे, उसमें जितने भी हैं। एंट्रोपी निकालना, गेन निकालना, फिर स्प्लिट करना, और फिर हर पूरे डेटा सेट के लिए ये काम करना, तब जाके हमें फाइनल डिसीजन ट्री मिलेगा ID3 एल्गोरिथम में। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमें क्या टेनिस खेलना है क्या नहीं खेलना। ओके, तो 4 एट्रीब्यूट्स हैं इसमें, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। क्या क्या है इसमें, 4 चीजें हैं कि दिन कैसा है, सनी तो नहीं है, रेनी तो नहीं है, ओवरकास्ट है। फिर टेम्परेचर देखना है, हॉट, माइल्ड, कूल, कैसा है आज, ज्यादा गर्म है, नॉर्मल है, ज्यादा ठंड तो नहीं है। ह्यूमिडिटी देखनी है, कम और ज्यादा, ये हमारे पास है। इसके हिसाब से हमें बताना है टारगेट की यस और नो, टेनिस खेलने जाना है, टेनिस खेलने नहीं जाना है। तो हमारे पास 9 पॉजिटिव है, मतलब जिस दिन हमें खेलने जाना है, और 5 नेगेटिव है, जिस दिन हमें टेनिस खेलने नहीं जाना। इसका हमें डिसीजन ट्री बनाना है इस डेटा का। कैसे बनाना है डिसीजन ट्री, ये रहा, ये हमारे पास डेटा सेट है, दिख रहा है। इसको सब अपनी टेबल बना लो अपनी कॉपी में। मैंने भेज भी दिया है, और सब इसको अपनी कॉपी में लिख लो, तभी समझ में आएगा। 2 कलर के पेन हो तो ज्यादा बेटर लिखना है, यस और नो तो अच्छा रहेगा, गिनने में आसानी होगी। हमारे पास देखो 14 दिन का डेटा है, और आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, हमारे पास 4 कॉलम्स है। और फाइनल डिसीजन हमें ये लेना है कि हमें खेलने जाना है क्या नहीं जाना है। तो ये कैसी प्रॉब्लम हुई, बाइनरी क्लासिफिकेशन हुई ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन। लगा तो हम इसमें लॉजिस्टिक भी सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पैरामीटर है, और ये सारे सबके हिसाब से डिफाइन हो रहा है। देखो, सनी है, हॉट है, इनकी आपस में बहुत डिपेंडेंस है। अब इसमें भी 3 तरह के दिन है, सनी, ओवरकास्ट, रेन। इसमें फिर 3 तरह की वैल्यू है, हॉट, माइल्ड, कूल। इसमें 2 तरह की है, हाई और नॉर्मल। इसमें फिर 2 है, विंड, वीक और स्ट्रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम है एंट्रोपी कैलकुलेट करना। एंट्रोपी का फॉर्मूला जो तुम्हें मैंने दिया था ना, मुझे बताओ यहाँ पे पीआई क्या है, कितनी तरीके की वैल्यूज है, और लॉग टू पीआई, उसकी लॉग टू पे वैल्यू लेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितनी वैल्यूज है फाइनल, यस और नो। टोटल कितने दिन है, 14। यस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यस की कितनी आई, 9/14। और वाई की कितनी आई, नो की कितनी आई, 1 2 3 4 5, 5/14। ऐसे रखेंगे फॉर्मूले में। इसमें टोटल 14 थे, 5 9, 9 9 यस थे हमारे पास। हम एंट्रोपी पूरी निकालेंगे, 9/14 यस के लिए लॉग टू पे 9/14, प्लस 5/14 लॉग टू पे 5/14। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.940। बताओ जरा, आ रहा है किसी का लॉग टू कैसे रखना है। ये देख के बताया, सॉल्व करके बताया है। लॉग टू के लिए ऐसे करो, पहले रखो लॉग के अंदर 9/14, वैल्यू जो आए उसको फिर लॉग टू से डिवाइड करो, तब लॉग टू के बेस पे आएगा।
क्या नहीं समझ में आ रहा महेंद्र, कहाँ लिखना है? कहीं नहीं निकला। इसकी पहले पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी निकालो। स्टेप्स पढ़ो ना, ये वाले स्टेप्स क्या थे कि पहले एंट्रोपी निकालेंगे पूरे डेटा की, फिर इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे हर फीचर के लिए, फिर जब गेन मिल जाएगा तब देखेंगे किसका सबसे ज्यादा गेन है। जिसका सबसे ज्यादा गेन है वो पहली रूट नोड बनेगी। इसमें से हमें रूट अब कैसे बताए, किसको बनाए रूट नोड? आउटलुक को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को। सबसे ऊपर ट्री में किसको रखें? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन वो निकालनी है एंट्रोपी। एंट्रोपी के फॉर्मूले में रख के ऐसे रखो बिल्कुल। और लॉग टू निकालने के लिए क्या करो, पहले लॉग में रख दो 9/14, फिर लॉग टू से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी लॉग ब्रैकेट 9/14 डिवाइड बाय लॉग टू। यस और नो, फाइनल डेटा सेट की तो यस और नो की थी ना, तो नौ यस, नो यस है, 5 नो है हमारे पास। टोटल 14 हो गए, तो 9/14 यस। पी आई यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं? पी आई देखो दो ही है ना, यस और नो। तो यस के केस ले लिए, नो के केस ले लिए। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। किसी ने भेजा है देखो ये। लॉग टू सॉल्व करना आता है नहीं आता? लॉग 10 पे निकाल के डिवाइड कर दो लॉग टू से, तो वो बेस टू में चला जाएगा। साइन ऐसा वाला कैलकुलेटर है, ऐसा वाला। ठीक है, फोन में जाओ फिर अपने। इसमें नहीं है तो फोन में होगा। जब फोन में जाते हैं तो फोन में भी मिल जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना। किसी ने भेजा भी है, हर्षित ने आई थी। कंप्यूटर में भी होगा या सिस्टम में भी होगा। लॉग बेस टू की वैल्यू भी भेज दी इसमें, 0.32 से डिवाइड कर दो। 0.3222 से डिवाइड कर दो लॉग में रख के। आपका कुछ रोल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन सारी कैलकुलेटर ही करके दे देगा। बस लिख सही रहे। किसी का आया अभी तक 0.940? ये जिसने निकाल के दिया है ना, किसी ने गलत दिया है, ये किसी बच्चे ने निकाली है शायद, बोल्ड में जो भेजी है। बेटा ये आपने सिर्फ इसमें लॉग नहीं रखा सिवा। लॉग भी तो रखो, ये 1 हो गई, ऐड करके देखो इसको, टोटल 1 हो गई है। ब्रेक दे दिया तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके, टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, 10:20 पे आ जाना। ठीक है, 3:20 पे, सॉरी 3:20 पे मिलते हैं। ब्रेक ले लो 10 मिनट का। इतने लॉग टू भी देख लो, नहीं आ रहा है तो फिर से आके देख लो।
एंट्रोपी हर एक सिंगल केस के लिए पहले सनी के लिए निकालो। सनी को यही फॉर्मूला जो था ना तुम्हारा, जिसकी नहीं निकली फिर से देख लो, यही वाले फॉर्मूले में अब सनी की वैल्यू रखनी है। तो कितने हैं टोटल? 5। और क्या क्लासेस हैं? यस और नो की। तो यस 2/5 लॉग एट द बेस 2/5 प्लस 3/5 लॉग एट द बेस 2/5, वैल्यू निकल के आएगी 0.971। ओवरकास्ट के लिए गेन हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे नो की क्लास ही नहीं है। एंट्रोपी हो जाएगी 0। और रेन के लिए निकल के आया, रेन के लिए भी देखो 5 है ना, सेम स्प्लिट है 3 और 2, तो जो इसके लिए निकलेगी वही रेन के लिए निकलेगी 0.971। अब ये जो तुम्हारी निकली है इन तीनों को फिर ऐड कर दो। और हम सिर्फ एक कॉलम के लिए करेंगे, सारे के लिए वो करने बैठ गए तो हो गया, बस सबको समझाना है कॉन्सेप्ट। निकली सबकी ये वाली वैल्यूज आई। जीरो हो जाएगी ना उसकी, निकाल के देख लो। नो के केस ही नहीं है उसमें। जब लॉग पे वैल्यू रखोगे ना, जीरो हो जाएगी इसलिए। log 4 डिवाइड बाय 4 log 1, log 1 इज 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, इसलिए ये 0 हो जाएगी ये वाली। आ गई। सेम रेन के लिए भी निकालो, देखो रेन के लिए भी निकालो। 3/5 log एट द बेस 2 3/5 प्लस 2/5 log एट द बेस 2/5। सेम वैल्यू आएगी क्योंकि सेम ही स्प्लिट है 2 और 3 का। क्लियर? यहां तक सबका क्लियर हो गया? अब गेन निकालेंगे। स्टेप्स लिखते चलो। log 2 फॉर्मूले में है, हमें फॉर्मूले में ही log 2 कंसीडर करना है, इसलिए log 2 मानते हैं। फॉर्मूला ही ऐसा है इसका एंट्रोपी निकालने का। बहुत अच्छे से टाइम देके बोल रही हूँ, कर लो क्लास में ही समझ लो, जिसको क्लास में समझ में नहीं आया ये कहीं भी समझ में नहीं आएगा। अब क्या करो, इसकी वेटेड निकालो। वेटेड ऐसे निकालते हैं देखो। ये जो सनी के लिए 0.971 थी, ओवरकास्ट के लिए 0 थी, और रेनी के लिए भी 0.971 थी। तो सनी के कितने दिन थे टोटल? 5/14, 4/14, 5/14। इन तीनों को वेटेड निकालो। अब इसकी एंट्रोपी आउटलुक वाले कॉलम की वेटेड आउटरोपी कैसे निकलेगी? 5/14 जो सनी की निकली थी, फिर उसकी तो 0 ही थी, और फिर रेनी की। इनको ऐड करो और आंसर बताओ कितना आया। शॉर्ट में बना देती हूँ तुम्हारे लिए। I.693 आ गई। log 2 बेस होता है ना, log 1 log 2 ये वैल्यूज होती है मैथ्स में। थोड़ा सा बैकग्राउंड है मैथ का किसी का? जिसका नहीं हो उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। लॉग वैल्यूज होती हैं ये। आ गई। अब ये जो आपकी आई है ना, वो जो पहले आई थी 0.950, वेटेड को उसमें से माइनस करो। 0.940 आई थी ना सबसे पहली एंट्रोपी, उसमें से इसको माइनस करो तो बताओ क्या आ रहा है? यही आ रहा है 0.2046। ये हुआ एक स्टेप। ये आपने गेन निकाला। जब माइनस कर दोगे ना टोटल वाली जो सबसे पहले निकाली थी ये वाली, इसमें से जब इसकी वेटेड वाली को माइनस कर दोगे 0.693 को, और ये जो निकल के आएगा ये आपका आएगा गेन 0.246। इसको बोलते हैं गेन, इंफॉर्मेशन गेन। आ गया गेन।
अब ये जो काम है ना, ये तुम्हें हर कॉलम के लिए करना है, पर करते रहना। अब समझने की बात यहाँ पे है, आउटलुक अगर हमने रूट नोड लिया तो उसके 3 सब नोड बनेंगे, सनी, ओवरकास्ट और रेन। देखो कैसे बनेंगे, सनी के फिर 2 बनेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी वहां पे 0.971 की। 3 बनेंगे यस वाले और 2 बनेंगे यस वाले, 3 बनेंगे नो वाले। इसके पास खत्म हो जाएगी बात, इसके पास सिर्फ 4 बनेंगे जाने वाले, नो वाले बनेंगे ही नहीं। इसके पास फिर से 2 कॉलम आएंगे, 3 जाने वाले और 3 ना जाने वाले। अब बीच में और भी तो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये कहाँ पे भरने हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ये भी तो कंसिडर करने हैं ना हमें। तो ये पूरा ट्री बनाने के लिए अब इन पे चलते हैं। अब सेम चीज ये जो आपने अभी की, जब टेम्परेचर के लिए करोगे तो ऐसा ग्राफ बन के आएगा, जो जितने भी स्टेप्स अभी किए उसका इंफॉर्मेशन गेन बन के आएगा फिर 0.029। सेम चीज जब आप ह्यूमिडिटी के लिए करोगे तो उसका इंफॉर्मेशन गेन बन के आएगा 2.46। और जब सेम चीज आप विंड के लिए करोगे तो उसका बन के आएगा 0.4048। अब इसका आउटपुट देखो, देखो सबसे ज्यादा बन के आ रहा है 2.46 आउटलुक का गेन, ह्यूमिडिटी का 0.029, विंड का 0.048। और सबसे ज्यादा बताओ किसका आ रहा है इसमें, देख के बताओ। आउटलुक का आ रहा है ना सबसे ज्यादा गेन। तो रूट नोड कौन सी बनेगी, पेरेंट नोड। पेरेंट नोड कौन सी बननी चाहिए, आउटलुक। आउटलुक क्या होनी चाहिए, पेरेंट नोड होनी चाहिए। अब जब पेरेंट नोड बन जाएगी ना तो ये सारे के सारे स्टेप फिर से रिपीट करोगे, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए, ओवरकास्ट के लिए। और फिर देखोगे यस नो को कैसे स्प्लिट करना है। आप एक के बाद एक और करके देख लेना, अपने आप से ही क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सारा का सारा काम मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कर देगा जब आप कोड लिखोगे तब। कितनी से बड़ी शीट क्यों ना हो। ठीक है, ऐसा बन के आएगा। सनी, ओवरकास्ट, आउटलुक। कितने दिन आए थे, इसके पास 4 दिन थे, इसके पास 5 दिन थे, इसके 5 दिन थे। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अब कौन सा आना चाहिए। अब फिर से जब हमने निकाला तो इसका गेन इतना आया, इसका 0.57 आया, इसका 0.019 आया, सनी विंड का, सनी टेम्परेचर का और सनी ह्यूमिडिटी का। तो सेकंड क्या बनना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ह्यूमिडिटी का। जब सनी को टेम्परेचर के साथ रखा, सनी को ह्यूमिडिटी के साथ रखा और सनी को विंड के साथ रखा, तो सबसे ज्यादा गेन आया ह्यूमिडिटी का। तो सेकंड एट्रीब्यूट कौन सा आना चाहिए, जिसका ज्यादा गेन आएगा वो। सेकंड एट्रीब्यूट क्या आना चाहिए हमारा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। फिर ह्यूमिडिटी के हिसाब से यस और नो निकाल लिया। ऐसा पेड़ हमारा बन के आएगा। आपको स्टेप्स क्लियर हुए, थोड़े थोड़े समझ में आए, थोड़े थोड़े स्टेप समझ में आए, थोड़ा थोड़ा। अगर इफ यू आर एबल टू गेट 70%, 75%, इट इज ओके, क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, पहली बार किया ना ऐसा कुछ सीजन ट्री जैसा। 75% भी समझ में आया तो यू हैव अचीव द गोल। अब 50% तो होना चाहिए ना कोई भी चीज, जब तो आएगी समझ में। स्टेप 2 की स्लाइड देख लो। एक्चुअली आपको करना नहीं है, आपको तो मतलब करना है प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, लेकिन ये सारा काम करके देगा आपको एल्गोरिथम। सिर्फ एल्गोरिथम काम कैसे करेगा वो बताया गया है। ये है सेकंड स्टेप की, सेकंड स्टेप, सॉरी ये थर्ड था, सेकंड ये था जब आपने एक कॉलम को तोड़ा। अब सनी के हिसाब से ह्यूमिडिटी को तोड़ना था, सनी ऐसे जाएगा, सनी, ओवरकास्ट, रेनी। अगली टेबल बना के दिखाना जरा, कैसी बना रहे हो, ह्यूमिडिटी और नॉर्मल की कैसी बनाओगे। सनी का केस ले लोगे, ओवरकास्ट का ले लोगे, और ह्यूमिडिटी का इसका ले लोगे, रेन का आउटलुक। फिर ह्यूमिडिटी का बना दोगे और फिर यस और नो के कॉलम बना के फिर बना दोगे। बट आपको करना नहीं है इतना मेहनत, ये सब एल्गोरिथम करेगा। आप एक रो का निकालना सीख गए, समझ गए, तो आपका सिस्टम सॉर्टेड है। लेकिन एग्जाम में शायद क्वेश्चन आए तो आना चाहिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। छोटे डेटा पे तो आना ही चाहिए, बड़े पे तो कंप्यूटर करके देगा।
स्टेप 2 ही है ये। थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो यू आर डन। जब इसको लिख के करोगे ना हाथ से एक बार और घर पे प्रैक्टिस करके तो पूरा आ जाएगा। कौन है ये इडियट? आपको कितना टाइम लगा था? पीएचडी करनी पड़ी, इतना टाइम लगा था? टाइम लगता है, प्रैक्टिस से तो आता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जाम में छोटे छोटे कोड, कैपस्टोन प्रोजेक्ट में कोड होगा, ठीक है। एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटे में भी आ जाएगा। यू शुड नो द एल्गोरिथम। काम कैसे, दिख रहे हो तुम मुझे एक्चुअली यहाँ से? एल्गोरिथम काम कैसे करता है ये समझ में आना चाहिए थोड़ा ना। एक तुम लोग को मैं एक अगर थोड़ा सा मोटिवेशन दूं तो वो ये रहेगा, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रहो। कंस्ट्रक्टिव सोच मतलब पॉजिटिविटी के साथ बैठा करो क्लास में कि आज 2 घंटे बैठ के कम से कम कुछ तो सीख के जाना है। अरे आ ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, फिर होगा भी नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बैठा करो थोड़ा सा कि आज की क्लास में मुझे बैठ के सीखना है। थोड़ा पॉजिटिविटी से भी ना वो रहो। हमें तो आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। वो बड़ा ही डिप्लोमेटिक है, कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ आएगा भी नहीं, कुछ करने से ही कुछ आएगा। वैसे यहाँ मोटिवेशन ज्ञान देना नहीं है मुझे, बट इट इज नीडेड। थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच से रहो। पॉजिटिव। हाँ, कैपस्टोन में आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आपको शायद मैं सैटरडे कैपस्टोन के टॉपिक्स दे दूंगी। नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट में। फिर आप काम करना शुरू कर देना, क्योंकि जब तक हमारे सारे कोर्स हो जाएंगे, एक एनएलपी, एक डीप लर्निंग और ये मशीन लर्निंग के तो हम सारे ही कर रहे हैं। ओके, अब आगे चले। ये समझ में आया? गेन, एंट्रोपी, कैप्सक्लॉक भी, कैपस्टोन, कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिलेगा। ये जो आप जितने भी बनाना सीख रहे हो ना, इसके कोड करने को मिलेंगे। जितने भी क्लास में कोड करवाए जा रहे हैं, इसी तरह का आपको एक कोड दिया जाएगा करने के लिए नए डेटा सेट पे। जैसे हाउसिंग का किया है अभी, और अगली क्लास में केएनएन, एसवीएम और डिसीजन ट्री का हैंड्स ऑन करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आगे चलते हैं। नया एल्गोरिथम है। लॉग वाला ना, एक बार मैं कोई लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें लॉग 2 का कैलकुलेशन होगा, बिकॉज या तो वीडियो बना के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं करूंगी भी तो आप लोग देख नहीं पाओगे, बिकॉज बैकग्राउंड जस्ट क्लियर इट आउट। जैसे, अच्छा बताना मुझे, जैसे अगर दिख रहा है तो बताना। नहीं दिखेगा? दिख रही है स्क्रीन, देखो। ऐसे आएगा लॉग 2 जो लिखोगे, और फिर जब इसको डिवाइड करेंगे फिर से लॉग 2 से आंसर को, ऐसे करके फिर वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसको फिर 9/14 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे फॉलो करने थे स्टेप, देखो चला गया कैमरा, नहीं दिख रहा। अगर दिख पा रहा है तो, नहीं दिखेगी वो स्क्रीन। तो कोई वीडियो लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी एलएमएस पे। और एक दो बार जिसका हुआ है साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा ना, सेल्फ लर्निंग भी है, थोड़ी सी सेल्फ भी अफर्टिव डालना, थोड़े दोस्तों से पूछना जिसको नहीं आया। अदरवाइज एलएमएस पे पोस्ट करना, मैं कोई वीडियो का लिंक जो बहुत बेस्ट बेस्ट तरीके से दिखा रहा हो, मैं उसमें दिखा दूंगी। अदरवाइज अभी मैंने ऐसे करने की कोशिश की है, बट स्क्रीन इज गेटिंग लिटिल बिट इशू। अगर इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हो तो आगे बढ़ते हैं। एक और एल्गोरिथम है, चले आगे। ठीक है।
अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी है। गेन वगैरह का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना, कि गेन एंट्रोपी निकालनी है, हर कॉलम के लिए गेन निकालना है। गेन कैसे निकलेगा? एंट्रोपी माइनस उस कॉलम की एंट्रोपी, वेटेड एंट्रोपी, और फिर गेन जिसका ज्यादा होगा वो रूट नोड बन जाएगी। ये तो समझ में आ गया ना। पहले फाइनल वाले कॉलम की एंट्रोपी, यस और नो की, फिर हर कॉलम की अलग अलग यस और नो के हिसाब से एंट्रोपी, फिर फाइनल वाले में से उसको प्लस करके माइनस कर दो, और जिसका ज्यादा आएगा वो कॉलम ऊपर। ठीक है, तो ये फाइनल कॉलम बन गया। अब इसका थोड़े से क्या क्या तुमने सीखा वो है, देखो। आउटलुक ओवरकास्ट, देन प्ले टेनिस, सीधा सा इससे ये दिख रहा है ना, अगर आउटलुक में क्लाउडी, ये ओवरकास्ट वाला है, दिस इज नॉट क्लाउडी, दिस इज एक्चुअली मिस्टेकन, दिस इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट के 4 दिन थे ना आपके पास, तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो सीधा यस, इस ट्री से यही तो डिसीजन लोगे। फिर अगर आउटलुक में सनी है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, देखो एंड और नो, जो किसी कोई और नो यस में प्रॉब्लम हो रही थी वो वाला देख लो। अभी ये और एंड का कॉन्सेप्ट था ना। अगर दिन सनी है, सनी होने के बाद नॉर्मल है तो खेलने जाओगे, सनी होने के बाद हाई है तो खेलने नहीं जाओगे। तो खेलने कब जाओगे? सनी हो और ह्यूमिडिटी नॉर्मल, तो उस दिन खेलने जाओगे। ठीक है, प्ले टेनिस। सनी है और ह्यूमिडिटी हाई है तो टेनिस खेलने नहीं जाओगे। इस ट्री को समझना, इंटरप्रेट करना। रेन है और विंड वीक है, रेनी वाला पे जाओ। रेनी डे है और विंड कैसी है? वीक है, तो खेलने जाओगे। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, रेनी भी और विंड वीक भी। ये एंड है और ये और है, या तो हाँ या तो ना, दो। तो समझ में आ रहा है एंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब इस ट्री को बस पढ़ना, काम कैसे करना है, एल्गोरिथम ने कैसे काम किया, एंट्रोपी और गेन से देख लेंगे। सबसे ज्यादा गेन एंट्रोपी निकालेंगे हर कॉलम की, फिर अलग अलग कॉलम की निकालेंगे, फिर उस कॉलम की वेटेड निकाल के माइनस कर देंगे, और जिसका सबसे ज्यादा आएगा वो एट्रीब्यूट बन जाएगा। और ये हर स्टेप के लिए करना है, हर कॉलम के लिए, जब तक फाइनल ट्री नहीं बन जाता। ठीक है, क्लियर। हम जो यूज कर रहे हैं इसमें कुछ भी तरीके देखो क्या क्या है, या तो कोई रैंडम सेलेक्ट कर लो, रैंडम अपने दिमाग से सोच के, इसमें से कि भाई मुझे रैंडम, मेरे को पहला आउटलुक ही बनाना था इस कॉलम में से, जैसे में से कि मुझे आउटलुक पहला लेना था। लेकिन अगर रैंडम नहीं सोच रहे हो तो जिसकी कोई दूसरा तरीका है कि लीस्ट वैल्यू देख लो, कि जिसकी सबसे कम ब्रांच बन रही हो, येस और नो दो ही बन रही हो, या जिसमें एक ही बन रही हो, या जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही हो, वो देख लो। और हमने कौन सा फॉलो किया है तरीका? मैक्स गेन का। हमने मैक्स गेन फॉलो किया है ना, कि जिसका मैक्सिमम गेन आ रहा था, हमने वो फॉलो किया है। तो ID3 एल्गोरिथम कौन सा तरीका फॉलो करता है? मैक्स गेन। कौन सा फॉलो करता है, चैट में बताओ मुझे। ID3 कौन सा फॉलो करता है? मैक्स गेन, करेक्ट। अब इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम हो सकती है ओवरफिटिंग की। ओवरफिटिंग मतलब ऐसा ना हो एक ही तरह का डेटा सीख ले, बस कुछ ही पॉइंट सीख ले। तो इस ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पर्निंग। पर्निंग मतलब कुछ ब्रांचेस जिनका यूज नहीं है उनको हटा देंगे, जिनकी वैल्यू कम है उनको काट देंगे, तुम जाओ, तुम्हारा कोई यूज नहीं है। और हैंड कॉन्टिन्यूस डेटा हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी इसके साथ। जो इशू है डिसीजन ट्री के साथ, ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए काम ज्यादा अच्छा करेगा। जब नाम होंगे, सब नाम ही थे ना, देखो ह्यूमिडिटी, यस, नो, रेनी, अगर यही नंबर होते 2.3, 2.4, 2.5, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। एक तो ओवरफिटिंग हो जाती है इसमें। ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए हम फर्निंग करते हैं, पहले भी कर सकते हैं ट्री बनाने से और बाद में भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कॉन्टिन्यूस डेटा के साथ दिक्कत करता है। कैटेगोरिकल डेटा के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो जब कॉन्टिन्यूस आएगा तो उसमें हमें थ्रेशोल्ड सेट करनी पड़ेगी। थ्रेशोल्ड मतलब जैसे एक वैल्यू है जो 1 से लेके 5 के बीच में आ रही है, 0.1, 0.2, 2.5, 2.3, तो हम ऐसे कर लेंगे कि 0.5 वाली यस, 0.5 से नीचे वाली यस, 0.5 से ऊपर वाली नो। ये उल्टा भी कर सकते। ठीक है, ये मैं पूछ सकती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे।
एग्जाम के जब भी कुछ बोला जाए ना इंपॉर्टेंट है, तो मतलब उसके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। एट्रीब्यूट सिलेक्शन बड़ा मुश्किल रहा, हमने देखा कि कितने सारे स्टेप्स हैं, पहले एंट्रोपी निकालो, फिर इंफॉर्मेशन गेन निकालो, फिर जिसका सबसे ज्यादा उसको सेलेक्ट करो, तो वो थोड़ा सा है, सिलेक्शन बायसेस में रहती है दिक्कत। और तरीका क्या है, गेन रेशियो, गेन रेशियो या जीनी इंडेक्स, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। गेन का रेशियो निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन निकाल सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स भी बता रखे हैं और साथ साथ में सॉल्यूशन भी बता रखे हैं। मिसिंग डाटा, अगर डेटा मिस है ना बीच में, तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, मीन से फिल कर दो, मीडियन से फिट कर दो, कोई प्रोबेबिलिटी का अप्रोच लगा दो। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा एल्गोरिथम है ये, क्योंकि देखो हर एक कॉलम पे जाके कितना काम करना पड़ रहा है, तो कंप्यूटर पे बड़ा लोड पड़ जाता है जब ये करने को बैठता है। एक शीट जिसमें 500 कॉलम है, 1000 रोज है, 2000 रोज है, वहां दिक्कत हो जाती है, थोड़ा मेथड है। तो उस समय पे इसका दूसरा जो भाई होता है बड़ा, जब बहुत सारे पेड़ों को मिला देते हैं तो रैंडम फॉरेस्ट बनता है, उसका सोल्यूशन है ट्री ना लगा के वहां पे फॉरेस्ट लगा लिया। ठीक है, ये सेम चीज है जो वहां पे आपको बताई थी पर्निंग करने की। नो वाली ब्रांचेस को अगर तुम यहाँ से हटा दोगे तो पर्निंग हो जाएगी। पर जो देखा था पर्निंग मतलब एक्स्ट्रा कॉलम्स को हटा देना। कोई डाउट हो तो बता देना, बिकॉज वी आर डन विद दिस डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बनाने के बाद क्या है, जो बड़ा से बड़ा डेटा है वो संभलने में आसान है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और देखो प्री प्रोसेसिंग बहुत कम करनी पड़ती है यहाँ पे, बाकी सब में बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी, स्केलिंग, नॉर्मलाइज करना, ये करना, यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ा, डेटा लिया सीधा काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, नो कैटेगोरिकल के लिए बेस्ट है, और न्यूमेरिकल के लिए भी सही चल जाएगा अगर हम थ्रेशोल्ड वैल्यू डाल देंगे कि 0.5 से अबव है तो 1, 0.5 से कम है तो 0, ऐसे कर देंगे। बड़े बड़े डेटा सेट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और ये लीनियर रिलेशनशिप जो होते हैं ना, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, उसके लिए नहीं है मॉडल बेस्ट, मतलब उसके लिए तो लीनियर रिग्रेशन था, लेकिन फिर भी ये उसके लिए भी काम कर देगा, कि अगर एक्स और वाई में डिपेंडेंस है तो भी ये काम कर देगा। इसमें दिक्कत क्या आती है, ओवर फिटिंग हो जाती है, नॉइस आ जाता है डेटा में, और ग्रीडी एल्गोरिथम है। ग्रीडी मतलब हर पॉइंट पे जाके अपना भला सोचता है पहले, तो उस समय पे जाके फीचर्स में शायद उस दिक्कत कर सकता है कि इसको जग लग रहा है इन्फॉर्मेशन गेन के हिसाब से ये ज्यादा है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा, तो थोड़ा सा वहां पे भी दिक्कत हो जाती है। कहाँ कहाँ यूज होता है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, गेमिंग, इन सब जगह यूज होता है, और भी बहुत सारी जगह यूज होता है, हम तो किसी और ही मॉडल पे करेंगे, देखेंगे। लोन पे करते हैं, फाइनेंस में लोन पे हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना, हाउसिंग पे किया, लोन पे करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको। क्लियर हुआ यहाँ तक, फिर नया शुरू करना है। बहुत बड़े बड़े डेटा सेट को इजीली पढ़ना, गिनी रेशियो बताया तो था स्टार्टिंग में, 1 1 1 वाला एग्जाम्पल नहीं दिया था, कि किसी कंपनी में 3 लोग हैं, एक चला गया तो 1/2 बच गया, 1/2 -1/3 कर दो, पुराने वाले में से नया वाला, तो 1/6 बन के आएगा वो। यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं, बस लास्ट एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का। हाँ अब चल रहे हैं इस पे, के बाद से आपका आज सुपरवाइज्ड की थ्योरी खत्म हो जाएगी। अभी भी बहुत यूजफुल है, आने वाले समय में क्या बात कर रहे हो प्रीतम, वे यू इन द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में बहुत ज्यादा एनिमेशन है। अब हम एसवीएम पढ़ेंगे, एसवीएम नया एल्गोरिथम है, नया और लास्ट है इस कोर्स का, जो कि सुपरवाइज्ड में आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन।